और थर्ड ईयर का रिजल्ट तो आ गया, फर्स्ट ईयर का कब आएगा? वो तो तुम लोग जानोगे और यूनिवर्सिटी जानेगी। आने वाला ही होगा कुछ दिन में। ठीक है, हम लोग वर्नर्स थ्योरी कर रहे थे, तो मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि वर्नर्स थ्योरी में वर्नर ने बताया था, जब उसने कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया था और उसको पढ़ा था, तो ही सेड दैट कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें मेटल होता है, और मेटल की दो वैलेंसीज होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है नेगेटिवली चार्ज आयन से या पॉजिटिवली चार्ज आयन से, और ये वो हमेशा आयनाइजेबल होती है। मतलब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है वो हमेशा आयनिक होगी और सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोवलेंट होगी। तो प्राइमरी वैलेंसी ये हमेशा आयनिक होगी, मतलब आयोनाइज। सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कोवलेंट होगी। कोवलेंट मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनी होगी, एंड ये होगी नॉन आयनाइजेबल। तो पहली चीज़ ये बता दी थी। उसके बाद ये बताया था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी उससे बनी हो सकती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो या तो नेगेटिवली चार्ज आयन से बनी होगी, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं, या फिर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। सो सेकेंडरी वैलेंसी में जो भी लिगेंड्स यूज होंगे या तो वो न्यूट्रल होंगे या फिर वो नेगेटिवली चार्ज होंगे। उसके बाद हाँ बोलो। डी ब्लॉक में तो आयनिक बॉन्ड होता है ना, डी और एफ ब्लॉक। आयनिक बॉन्ड नहीं, आयनिक और कोवलेंट दोनों ही बॉन्ड्स होंगे। जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हमेशा आयनिक होगा, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा लाइक +5 +7 दे आर ऑलवेज कोवलेंट। ये कॉमन सा वो है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा आयनिक होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 +5 +6 जैसे ही जाते हैं कोवलेंट करेक्टर स्टार्ट जाते हैं, क्योंकि जो आयन है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन इतनी आराम से नहीं देगा, तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद हमने बोला था कि जो मेटल है वो लिगेंड्स के साथ जो कंबाइन करेगा तो वो इट विल फॉर्म अ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, और पॉलीहेड्रा बोलते हैं। बस यही था, ठीक है। इसको अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगा व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट दी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है और इसमें फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग, on the basis of the following observation made with aqueous solution, assign secondary valency to the metal ion in the following compounds। तो इसमें हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। सो अगर हम लोग फर्स्ट कंपाउंड देखें PdCl2 4NH3 मोल्स ऑफ AgCl, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कितने मोल ऑफ AgCl यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे जब AgNO3 डाला जाएगा। तो पहले कंपाउंड में क्या है, 2। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, ये लाइन बना दूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो 2 Cl आयनाइजेबल हैं, तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, ये 6 है, तो 2 बाहर निकल गए तो कितनी होगी, 4। सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी। सो PdNH3 का स्ट्रक्चर ये होगा। और 2 Cl यहाँ से बाहर होंगे, Cl। NiCl2.6H2 ये भी क्या दे रहा है, 2 AgCl दे रहा है, तो 2 AgCl दे रहा है, मतलब जो Cl है वो आयनाइजेबल है, वो प्राइमरी वैलेंसी पे है, तो 2 यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी हो जाएंगी, और टोटल एटम्स कितने हैं, 6 और 2 8 हैं, तो 8 में से 2 काटेंगे तो 6 बचेंगे। सो निकल की बात करें तो निकल के साथ 6 H2 लगे हैं, और ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा।
PtCl4 डॉट ट्वाइस ऑफ HCl, तो PtCl4 डॉट ट्वाइस ऑफ HCl में 0 है, तो यहाँ पे 0 आएगा। और ये कितना है, 4 और 2 6, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Pt। अब हमें नहीं पता कि सही ट्रांस है, तो मैं अभी इसे ट्रांस ही बना रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि इसमें जो PtCl4 था, उसमें जो HCl जब इसमें सॉल्वेंट में डाला, तो HCl ने उसके साथ क्या कर दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4। PtCl4 2 नेगेटिव होता है, तो Pt की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट 2 ही होती है। तो मैं यहाँ पे 2 प्लस माइनस 4 माइनस Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसमें पॉजिटिव, इसमें ये तो न्यूट्रल ही रहेगा, कितना आएगा -2, तो ये कंपाउंड में -2 का होगा। CuCl3.4NH2, इसमें 1 मिला है, तो यहाँ पे 1 Cl होगा, बाकी Cl अंदर होंगे, तो 4 5 6 सेकेंडरी होगा। यहाँ पे 0 है, तो ये 0 होगा, और यहाँ पे 4। ठीक, इसका कोबाल्ट CuCl3 का अगर हम बनाएंगे तो अभी बनाना नहीं है, मैं ऐसे बना के दिखा रहा हूँ। ये 0 चार्ज होगा, क्योंकि कोबाल्ट का +3 चार्ज होगा, क्लोरीन का भी +3 होगा। फिर नेक्स्ट है PtCl4 सिस्प्लैटिन, तो सिस्प्लैटिन कैंसर में भी यूज होता है। तो ये वर्डनेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देख लिया, जो भी आयनाइजेबल था, जो भी Cl होंगे, जो भी आयनाइजेबल होंगे, वो प्राइमरी वैलेंसी में आ जाएंगे और वो उतने AgCl हमें प्रोवाइड कर देंगे, और बाकी का जो कंपाउंड है वो एज इट इज रह जाएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास ये है, जैसे PdNH3 4Cl2, इसमें मैं ट्वाइस ऑफ AgNO3 डालूंगा, तो क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ AgCl which has white precipitate plus PdNH3 4 plus twice of NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये ओवरऑल इक्वेशन हो जाएगी, और यहाँ से AgCl कितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी वैलेंसी, सॉरी, moles of AgCl will tell us the number of Cl atoms, Cl negative ions attached outside the complex। मतलब ये हमें बता रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी वैलेंसी। ओके, नाउ वी कम टू द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है? डबल सॉल्ट इज लाइक, जैसे मोहर सॉल्ट हो गया, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। अब इसको मैं आयनाइज करूंगा, तो इसमें मुझे मिलेगा Fe+2 एक आयन, प्लस सल्फेट मुझे 2 नेगेटिव कितने मिलेंगे, 2 सल्फेट मिलेंगे, अमोनियम आयंस मुझे 2 मिलेंगे, और 6 H2 के मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें। सो डबल सॉल्ट क्या होता है, दे डिकम्पोजेस, dissolve to liberate all
पॉसिबल आयंस। तो ये जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये सारे टूट जाते हैं और सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता लगाना है कि सोल्यूशन में Fe+2 है या नहीं है, तो मैं उसका कोई टेस्ट कर सकता हूँ। आइसोसाइड HCN अगर मैं डाल देता हूँ तो FeSCN ट्वाइस बन जाता है और यहाँ पे ब्लड रेड कलर आ जाता है। तो आयरन को पता लगाने के लिए हम लोग थायोसाइनाइड डाल देते हैं और थायोसाइनाइड डालने के बाद FeSCN ट्वाइस बनता है, जिसका पूरे सोल्यूशन का कलर एकदम ब्लड रेड हो जाता है। अगर HCN डालने के बाद मेरा ये ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है तो मैं ये बोलूँगा कि आयरन इज आयनाइजेबल। आयरन आयनाइजेबल है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ डबल सॉल्ट। ये पार्ट है डबल सॉल्ट का। डबल सॉल्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि FeSO4 और अमोनियम सल्फेट दोनों का ही सॉल्ट है, तो इसे डबल सॉल्ट बोला गया। लेकिन अगर मैं FeCN6 ले लेता हूँ, K4FeCN6 ले लेते हैं, जैसे K4FeCN6। अब मेरे पास ये कंपाउंड है, मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कंपाउंड तो दिखाई नहीं देता है, और अगर दिखाई भी देगा तो हमें वो ब्रैकेट तो दिखाई नहीं देगा कंपाउंड पे लगा हुआ। तो कंपाउंड में ब्रैकेट नहीं होता, ये हमारे लिखने का तरीका है। तो ब्रैकेट लिखने से हमें पता चल जाता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अगर हम लोग ब्रैकेट नहीं लिखें तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो डबल सॉल्ट है ये। अब मैं इसको मैं वाटर में डाल देता हूँ। वाटर में अगर मैं डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा 4 ऑफ K पॉजिटिव आयन प्लस FeCN6 -4। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इसमें आयरन है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर HCN डाल दिया। अब मुझे बताओ कि HCN ब्लड रेड कलर देगा या नहीं देगा इस केस में? बताओ कोई। क्या क्या बोला, फिर से बोलो। नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ओहो, अभी HCN यहाँ पे डाला ना मैंने। यहाँ पे अगर मैं HCN डाल दूँ तो Fe है और HCN है, तो ये FeHCN नहीं बन सकता। ऊपर भी तो Fe था, उसमें HCN मैंने डाल दिया तो FeHCN ट्वाइस बन गया। अब यहाँ पे भी मैं HCN डाल देता हूँ तो बनेगा या नहीं बनेगा? ये इसके नीचे एरो तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? तो एरो में क्या, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ, वही तो मैंने क्वेश्चन पूछा है। क्यों नहीं कर सकता, वो पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि Fe जो है वो अकेला है और वो आयनाइजेबल है, वो आयन की फॉर्म में है। यहाँ पे FeCN है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जब तक वो अकेला नहीं होगा, जब तक वो टूट के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो HCN से रिएक्ट नहीं कर सकता। तो ये HCN नहीं होगा और नो ब्लड रेड कलर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या समझ में आया कि FeSO4 जब हम लोगों ने डबल सॉल्ट लिया, जब मैंने ये डबल सॉल्ट लिया था, इसका स्ट्रक्चर ये था, और मैंने ये वाला लिया K4FeCN6, दोनों में ही आयरन है। तो आयरन है तो वो आयरन का टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, आयरन का टेस्ट अगर वो नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है कि अगर वो आयरन का टेस्ट दे रहा है तो वो आयनिक फॉर्म में है, और अगर वो आयरन का टेस्ट नहीं दे रहा है और उसके अंदर आयरन है, तो मतलब वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रखा है। जैसे मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड वाटर के अंदर नहीं टूटता।
सो वही केस है कि Fe जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरा देखते हैं, PtCl4 था, इसमें मैं AgNO3 डालूंगा, तो Pt प्लस 4 ऑफ Cl नेगेटिव प्लस 4 ऑफ, सॉरी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें क्या पता चल रहा है, मैंने जब PtCl2 लिया और उसमें AgNO3 डाला तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl हमारे सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहे थे। लेकिन जब मैंने PtCl4 लिया और उसमें AgNO3 डाला तो उसमें फिर कोई रिएक्शन नहीं हुई। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? chlorine का जो 4 सिस्टम है वो उससे रिएक्ट नहीं करा, सर Ag का लास्ट कॉम्पोजिशन होता है वो पास 5 H2O PtCl2 में AgNO3 डालने पे AgCl मिल रहा है, तो मतलब वहाँ पे जो Cl है वो आयनाइजेबल है। और यहाँ पे PtCl4 में अगर AgNO3 डालने पे AgCl नहीं मिल रहा है तो ये जो Cl है वो नॉन आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल मतलब वो टूट रहा है। यहाँ पे ये है कि PtCl4 जो 4 Cl इसके साथ जुड़े हुए हैं, दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड अगर बनेगा तो ये नहीं टूटेगा। और यहाँ पे PtCl2 में Pt2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव की फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म होगा तो वो रिएक्ट करेगा, आयनिक फॉर्म नहीं होगा, कोवलेंट फॉर्म में होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि PtCl4 PtCl2 इज अ सॉल्ट, वो सॉल्ट है, एंड PtCl4 इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मूविंग अहेड, अब यहाँ पे क्या है, सिडविक कॉन्सेप्ट आया था फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सिडविक ने बोला था, अकॉर्डिंग टू द सिडविक कॉन्सेप्ट, द लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। जो लिगेंड्स होंगे वो लोन पेयर देंगे मेटल को, जो लिगेंड होंगे वो लोन पेयर डोनर है, एंड जो मेटल है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है। और मेटल और लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो लिगेंड क्या होना चाहिए, लुईस बेस होना चाहिए, मतलब वो लोन पेयर दे सकता है। और मेटल क्या होना चाहिए, लुईस एसिड होना चाहिए। ठीक है, तो उसने यहाँ पे बनाया कि जब कोवलेंट कोबाल्ट NH3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 6 बॉन्ड्स बनाएगा। पॉलीहेड्रा किस टाइप का, ऑक्टाहेड्रल है। और इसमें जो NH3 के पास जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में बनता है, मतलब मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में आता है। द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय नाइट्रोजन एटम हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि एक सिमिलर होता है कोवलेंट बॉन्ड, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सिडविक कॉन्सेप्ट के बाद एक EAN रूल आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, इसकी क्या लिमिटेशंस थी, इन सबको बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जान लेते हैं कि वो है क्या। तो कुछ जो कॉमन डेफिनेशंस होती हैं जो एंटिटी है, तो पहली चीज़ है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ होगी, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो होगी जिसमें एक सेंट्रल एटम होगा। ये जो सेंट्रल एटम होगा वो जनरली डी ब्लॉक से होगा, और कुछ केसेस में जैसे लिथियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक से भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डी ब्लॉक से होगा। एंड इसके बाद कुछ लिगेंड्स उसके साथ अटैच होंगे।
ठीक है, ये लिगेंड्स क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो, सॉरी, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग हमेशा रिटन इन ब्रैकेट्स, इनको हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे ये FeCN6 है, तो अगर ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूँ जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होता है, तो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। NiCO4 निकल क्या है, यहाँ पे मेटल है, और कार्बोनिल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है लिक्विड। जो मेटल होता है वो लुईस एसिड होता है, और जो लिक्विड होता है वो लुईस बेस होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेंट्रल एटम और आयन। इसके अंदर क्या है, दो चीजें हैं, एक तो है मेटल और दूसरा है लिक्विड। जो मेटल होगा, ऑब्वियसली मेटल इज ऑलवेज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, मतलब नेगेटिव आयन भी बना सकता है, लेकिन जो मेटल होगा वो हमेशा पॉजिटिव स्टेट में होगा। तो मेटल जो है इन ऑलवेज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो वो न्यूट्रल हो सकता है, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में वो नहीं दिखेगा। So in an coordination entity, the atom or ion which with a fixed number of ion groups are bound to definitely bound in a definite geometry arrangement around it is called central atom। तो जी पहला जो, इसमें हम लोग पहला जो एटम लिखते हैं और जो सेंटर होता है और इसके चारों तरफ लिगेंड्स जो अटैच्ड हैं, H2 6 करेंगे, तो मेटल अगर मैं बीच में बनाऊंगा और H2 में चारों तरफ इसके लगा दूंगा, तो एक ही जो अकेला जो होगा मेटल वही सेंट्रल एटम होगा, और बाकी जो ज़्यादा अमाउंट में वो सारे क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे। तो जैसे NiCl2H2 में निकल क्या है, मेटल है, COCl NH3 में कोबाल्ट मेटल है, FeCN6 में Fe मेटल है। ठीक है, और ये हमेशा क्या होते हैं, इनको लुईस एसिड करके बोला जाता है। लिगेंड्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, लिगेंड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दे आर बाउंड टू एटम्स, मेटल आयन। ठीक है, ये मेटल आयन के साथ हमेशा बाउंड होंगे। ये सिंपल भी हो सकते हैं जैसे Cl और H2O NH3, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जैसे NH2CH2 और NCH2CH2 NH2 थ्राइस। मतलब क्या है, डाइमिथाइलअमीन भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइमिथाइलअमीन, और इसका नाम याद करना है, इसको EN करके लिखा जाता है, और ये है डाइमिथाइल इथिलीन डाइमीन, सॉरी, डाई। तो इथिलीन क्यों, क्योंकि दो कार्बन है और दोनों कार्बन पे एक अमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम इथिलीन डाइमीन है। ठीक है, और NCH3 है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है और उसके ऊपर इस तरीके से एक दो NH2, इस तरीके का भी कंपाउंड हो सकता है। और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं लाइक प्रोटीन्स। तो जो लिगेंड हो सकता है वो कैसा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। When ligand is bound to a metal ion through single donor atom, तो अगर ये एटम सिर्फ एक ही एटम से, अगर ये जो लिगेंड्स हैं एक ही एटम डोनर से अटैच होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिडेंटेड। यूनी मतलब वन, और डेंटिसिटी ये होती है कि कितने एटम से अटैच है। जैसे मेटल है और यहाँ पे Cl है, तो Cl तो एक ही एटम है, तो ये एक जगह से अटैच हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे यूनिडेंटेड। या NH3 है, तो ये एक ही जगह से अटैच होगा। वाटर है, तो ये भी एक ही जगह से अटैच होगा, OH2। तो ये जो लिगेंड्स हो गए लाइक NH3 H2O Cl, इन्हें हम बोलते हैं यूनिडेंटेड, इनकी डेंटिसिटी होती है 1। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो डाइडेंटेड होता है। डाइडेंटेड का मतलब क्या है कि मेटल है, और जैसे इथिलीन डायमीन के पास क्या है, दो नाइट्रोजन, और दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, तो ये एक ही मॉलिक्यूल दो जगह से अटैच हो जाएगा।
जब एक मॉलिक्यूल एक जगह से अटैच होता है तो उसे यूनिडेंटेट बोलते हैं, और एक मॉलिक्यूल दो जगह से अटैच हो जाएगा तो उसे डाइडेंटेट बोलेंगे। तो ये हो गया डाइडेंटेट। मोनोडेंटेट भी इसी को बोलते हैं। हाँ, यूनिडेंटेट है, वैसे मोनोडेंटेट यूज करते नहीं बट सो यहाँ पे मैं क्लियरली बताता हूँ। CH2 CH2 NH2 यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो इस एक मॉलिक्यूल के पास सेम मॉलिक्यूल हैज टू डोनर एटम्स, तो उसे हम लोग बोलेंगे डाइडेंटेट। अगर एक ही मॉलिक्यूल के पास तीन जगह है, जैसे ऊपर हम लोगों ने बात किया था, H2 H2 ठीक है। तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के पास एक दो तीन ही है, ठीक है, लोन पेयर इसके पास भी है। लेकिन अगर ये तीन जगह से जुड़ जाता है, ये वाला अटैच हो जाता है, ये वाला अटैच होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइडेंटेट। तो ये जो मॉलिक्यूल है वो पूरा वन मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन वो तीन जगह से अटैच हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइडेंटेट। और अगर वो मेटल को मैं बीच में डाल दूँ और नाइट्रोजन के पास, ऊपर वाली नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो ये भी अटैच हो जाए, ये भी अटैच हो जाए, ये भी अटैच हो जाए और ये भी अटैच हो जाए, तो ये बन जाएगा टेट्राडेंटेट। ठीक, ऐसे ही हमारे पास ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट इज बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड। इसमें मेटल आता है तो मेटल क्या करेगा, ये मेटल इसके साथ कंबाइन कर लेगा। ठीक, तो जैसे मैंने कंसिडर कर लिया कैल्शियम ऑक्सलेट, तो कैल्शियम के साथ ये कैल्शियम ऑक्सलेट बन गया। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, ये जो कंपाउंड है ये भी डाइडेंटेट है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल है और वो दो जगह से अटैच हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, तो एक मॉलिक्यूल के पास दो डोनर एटम है, तो वो दो जगह से अटैच होने की वजह से ये भी डाइडेंट हो गया। कैल्शियम ऑक्सलेट इज बेसिकली किडनी स्टोन। जो बॉडी में, जो किडनी में जो स्टोन्स बन जाते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। हम कैल्शियम हमारी बॉडी में होती है, मतलब हम लोग कैल्शियम खाने में लेते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड काफ़ी सारे खाने में होता है, लाइक टमाटर वगैरह में। तो वो क्या होता है, कंबाइन होके कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है और एक पॉइंट पे उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सर ये पूरी को वैसे चार लोग हैं, कल के चार मेटल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब इसको मैं हटा दूं तो अब क्या लग रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, कौन जुड़ा हुआ, हम लिगेंड की बात कर रहे हैं। लिगेंड कौन है, ये है। तो लिगेंड एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, कितनी जगह से जुड़ा हुआ है ये मॉलिक्यूल, दो एटम है ना ऑक्सीजन। तो ये कैल्शियम से कितनी जगह से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये डाइडेंटेट है। यहाँ पे ऊपर जो ये अमीन था ये कितनी जगह से जुड़ा हुआ था, दो जगह से। मेटल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लिगेंड की बात कर रहे हैं, मेटल की बात तो कर ही चुके हैं। सर फिर ये एमडी डेंटेट फ्लेक्सी डेंटेट ये पहले तो तुम बुक बंद कर दो और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो। अभी वो आएगा, अभी अभी पढ़ाऊंगा ना मैं। नहीं पढ़ा है।
पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम समझ नहीं रहे हो, और तुम बुक में से आगे जो टॉपिक्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो दिमाग अपना यहाँ रखो और जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो उसके बाद मेरे से पूछना। कोई डाउट है तो वो पूछो, ये मत पूछो कि ये क्या है वो क्या है। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने देखा ये डाइडेंटेट देखा, ठीक है, टेट्राडेंटेट देखा, एक होता है हेक्सीडेंटेट। है या हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट का बहुत अच्छा एग्जांपल है ईडीटी। ईडीटी क्या है? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ईडीडी होता है। इसका 2 नेगेटिव वाला या 4 नेगेटिव वाला सॉल्ट लिया जाता है, और ये जो कंपाउंड है ये हेक्साडेंटेट है। ईडीडीए इज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। स्ट्रक्चर दिखाता हूँ अभी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट होता है और ये 6 जगह से अटैच करता है मेटल को, ठीक है, मतलब इसके पास 6 डोनेटिंग एटम्स होता है। 6 डोनेटिंग एटम्स हैं, और 6 डोनेटिंग एटम्स हैं तो मतलब इसकी डेंसिटी क्या होगी? हेक्साडेंटेट होगी। अब ये इसके पास क्या होंगे? 6 डोनेटिंग एटम है, तो ये एक बारी में 6 जगह से उसको कैप्चर कर लेगा मेटल को। सो ये है ईडीडी का फॉर्मूला, CH2 इसके ऊपर फिर नाइट्रोजन होता है, और क्या नाम लिखा था मैंने इसका? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड में क्या होता है कि 2 नाइट्रोजन ये हैं और 4 ये हैं, तो इसको मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये मेटल को क्या करता है कि 6 अलग अलग जगह से उसको कंबाइन कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लेड ले लेता हूँ, Pb, सो एक नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, पहले मैं CO4 नेगेटिव, CH2 CO4 नेगेटिव, 6 एटम थे, एक ये है, दूसरा ये है, 3 4 5 6, तो ये 6 जगह से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेड EDTA कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो ये बनेगा इस तरीके से बनेगा। ये जो Pb है ये मेटल है, और EDTA यहाँ पे क्या है? लिगेंड है, और इस लिगेंड की डेंसिटी क्या है? 6। तो ये 6 जगह से एक ही मॉलिक्यूल है, लिगेंड पूरा एक ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है? 6 जगह से, 6 अलग अलग जगह से अटैच कर रहा है। ये जो ये है ये CH2 है। बताइए होगा कार्बन के कंपाउंड्स में जो कॉर्नर्स होते हैं वो CH2 होता है। तो इनकेस नहीं समझ में आ रहा हो तो मैंने उसको अच्छे से लिख दिया। तो ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास जितने ज़्यादा एटम होंगे उतने ज़्यादा वो बॉन्ड बना सकते हैं।
अब ये जो लिगेंड्स होते हैं इनकी एक खासियत होती है, तो ये सब हमेशा लोन पेयर डोनर होते हैं, तो इनके पास लोन पेयर होना ज़रूरी है। और लोन पेयर डोनर कौन से होते हैं, या तो वो नाइट्रोजन के ग्रुप के होंगे, या वो ऑक्सीजन के ग्रुप के होंगे, या फ्लोरीन के ग्रुप के होंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, जनरली एसिटिन तो बनाने का नहीं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरलियम, ये भी जनरली टेरलियम नहीं मिलेगा, सेलेनियम फिर भी मिल सकता है, बहुत ही कम जगह पे मिलेगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये एंटीमनी और बिस्मथ भी एज अ प्रॉपर लिगेंड काम करते नहीं है, तो यही कंपाउंड्स होंगे जो तुम्हें यही एलिमेंट्स होंगे जो तुम्हें लिगेंड में मिलेंगे, और यही हमेशा डोनर एटम्स होंगे, क्योंकि इन्हीं के पास क्या होता है, या तो लोन पेयर होगा या फिर इन्हीं के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा। तो कोई भी मेटल है या कुछ भी है तुम्हारे पास, उसमें देखना कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाले ग्रुप में से कौन सा एटम है, जो भी एटम है वही इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करेगा। एंड ऑन सम पॉइंट ऑफ टाइम जब कार्बन होता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तब कार्बन भी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ऑल्दो कार्बन डजंट हैव लोन पेयर, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कार्बन भी क्या करता है, लोन पेयर देता है, खुद के लोन पेयर नहीं, दूसरे एटम के लोन पेयर दे देता है, जैसे इन कार्बन मोनोऑक्साइड। विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो लिगेंड्स हैं, बहुत सारे अलग अलग लिगेंड्स तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सा एटम वहाँ पे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम बात करोगे, तो यहाँ पे जो EDT है हम लोगों ने देखा, तो इसमें देखो ये ऑक्सीजन अटैच हुआ है, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन अटैच हुआ है, और नाइट्रोजन। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं इनकी यही खासियत होती है कि इसमें जो डोनेटिंग साइट्स होंगी वो हमेशा या तो वो ऑक्सीजन होगा, या नाइट्रोजन होगा, या क्लोरीन होगा, या समटाइम्स कार्बन होगा, या फॉस्फोरस भी हो सकता है। मोस्टली यही होते हैं, इसके अलावा जनरली नहीं होता। यही एलिमेंट्स में हमेशा हर लिगेंड में मिलेंगे, और जहाँ पे भी तुम्हें दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो डोनेट करेगा। अब लेकिन तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा दे रहा है। तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता है तो तुम्हें इजीली पता चल जाएगा कि वो कौन सा एटम है जो मेटल के साथ अटैच होगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, इन्हें किलेट कॉम्प्लेक्सेस या किलेटिंग लिगेंड्स भी बोला जाता है। किलेटिंग लिगेंड्स का मतलब क्या है, दैट फॉर्म केज। केज का मतलब क्या होता है, पिंजरा। ऐसे लिगेंड जो पूरा पिंजरा बना लेते हैं, या मेटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि लेड है और वो चारों तरफ से 6 डायरेक्शन से घिर चुका है। ठीक है, 6 जगह से उसने बॉन्ड बना लिया। अब क्या है कि यहाँ पे लेड चाहे भी तो बाहर नहीं निकल सकता। सो इस तरीके के जो लिगेंड्स होते हैं, जो एक से ज़्यादा जगह से वो अटैच करते हैं, तो उन्हीं लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। मैं यहाँ पे एक स्लाइड लेता हूँ और वहाँ लिखता हूँ। दे आर केज फॉर्मिंग लिगेंड्स। ये लिगेंड्स क्या होते हैं, केज बना लेते हैं, जो मेटल को है चारों तरफ से घेर लेते हैं। जनरली हैव 2 और मोर डोनेटिंग साइट्स। ठीक है, तो ये जो लिगेंड्स होंगे इनमें दो से ज़्यादा डोनेटिंग साइट्स होंगी, दो या दो से ज़्यादा डोनेटिंग एटम्स हो सकते हैं। और इनकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी का मतलब क्या है कि कितने वो लिगेंड्स, कितने वो एटम कंबाइन कर सकते हैं। तो डेंसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो वो हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा के इक्वल ही होगी। तो जैसे हम लोगों ने बात की इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन, इसकी डेंसिटी डाइडेंटेट है, इसको भी हम लोग बोलेंगे किलेटिंग लिगेंड।
ऑक्सिलेट, ये भी है किलेटिंग लिगेंड, इसकी भी डाइटेसिटी, ठीक है। एंड ईडीटीए, एंड नहीं बोलना चाहिए, मतलब ईडीटीए भी उसमें से एक है, और भी बहुत सारे होते हैं जो कि तुम्हें धीरे धीरे पता चलेंगे जब कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। तो ईडीटीए भी ये होता है हेक्साडेंटेट, और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग किलेटिंग लिगेंड होता है। अब ईडीटीए का यूज़ क्या है? ईडीटीए इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। ये कब यूज़ होता है? टू रिमूव, ये जनरली यूज़ होता है टू रिमूव आयंस। इसकी खासियत क्या है कि ये मेटल जो भी होगा उसको चारों तरफ से कैप्चर कर लेगा, ठीक है। 6 डायरेक्शन है, 6 डायरेक्शन से अगर उसने कैप्चर कर लिया तो मेटल अब उसमें से कॉम्प्लेक्स में से बाहर नहीं निकलता, तो जिसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल बनता है। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स उसने बना दिया, ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल हो जाएगा, यहाँ से मेटल निकल नहीं सकता, तो ये मेटल को क्या कर लेते हैं, निकाल के लेके चला जाता है वहाँ से। सो EDTA इज हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल क्यों है? कि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटल्स हैं जो बहुत सारा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, उसमें आयरन है। अगर हमने EDTA पी लिया तो क्या होगा कि हमारे ब्लड में जाएगा EDTA, और EDTA ब्लड में जा रहा है तो हीमोग्लोबिन में से आयरन निकाल लेगा। हीमोग्लोबिन में से आयरन निकाल लिया तो आयरन क्या हो गया? आयरन को ये क्या करेगा? बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देगा थ्रू यूरिन। तो आयरन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो इससे क्या होगा? बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, मतलब ऑक्सीजन लेंगे भी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लाइक कैल्शियम है हमारी बॉडी के अंदर, तो कैल्शियम को बाहर निकाल लेगा, तो ब्लड में जितने भी मेटल आयंस होंगे उन सबको क्या करेगा? हमारी बॉडी से पानी के थ्रू बाहर निकाल के, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल के लेके चला जाएगा। तो सारे मेटल की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी होगी अगर किसी ने EDTA पी लिया। तो EDTA इज मोर लाइक अ पॉइजन, बट इट इज़ ऑल्सो लाइक अ एंटीडोट। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लेड का सोल्यूशन पी लिया गलती से, तो जब हम लोग कुछ पॉइजनस मेटल आयन ले लेते हैं, ठीक है, जैसे आर्सेनिक ले लिया या लेड ले लिया, बिस्मथ ले लिया, तो उस केस में पॉइजनिंग में EDTA का सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये जो मेटल आयंस है वो कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे। फिर अगर उसके ऊपर से EDTA ले लिया तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि EDTA पहले जाके इनके साथ रिएक्ट करता है फिजियोलॉजिकल pH पे, और इनके साथ जाके रिएक्ट करेगा तो उसके बाद फिर ये क्या करेगा? मेटल्स को बाहर निकाल देगा। तो EDTA अगर हमें कोई पॉइजनिंग नहीं हुई है तो अगर EDTA लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन कुछ पॉइजनिंग के बाद EDTA अगर हम लोगों ने दे दिया तो हो सकता है कि पॉइजनिंग कम हो जाए, पॉइजनिंग का इफेक्ट कम हो जाए, ठीक। सो ये थे हमारे किलेटिंग लिगेंड, और EDTA को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल किलेटिंग एजेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोला गया क्योंकि इट फॉर्म्स मेटल कॉम्प्लेक्स विद ईच एंड एवरी मेटल, चाहे कोई सा भी हो। जैसे कैल्शियम ऑक्सीलेट है तो कैल्शियम के साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी सोडियम के साथ स्टेबल नहीं होगा। EDTA का क्या खासियत है कि ये हर मेटल के साथ स्टेबल होता है एट डिफरेंट pH। इसीलिए जब भी पॉइजनिंग होती है तो मैं ये नहीं देखा जाता कि कौन से मेटल की वजह से पॉइजनिंग हुई है, सीधा अगर मेटल की वजह से पॉइजनिंग हुई है तो EDTA देना प्रेफर किया जाता है। क्योंकि ये हर किसी मेटल के साथ ये बॉन्ड बना के उसको बाहर निकाल सकता है हमारी बॉडी से, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास डोनेटिंग साइट दो या दो से ज़्यादा होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? सिर्फ एक ही जगह से लाइगेट करते हैं, एक ही जगह से अटैच होते हैं।
तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, दे हैव टू और मोर डोनेटिंग साइट्स, but they attaches or they ligates from only one at a time। एक टाइम पे सिर्फ ये एक ही के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। जैसे NO2 है या SCN है या साइनाइड ही ले लो, तो साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे लोन पे है। तो यहाँ पे कार्बन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पे है, तो ये कहीं से भी अटैच हो सकता है। वैसे CN तो जनरली नहीं लिया जाता है, SCN लिया जाएगा, ठीक है। तो SCN नेगेटिव है तो सल्फर के पास नेगेटिव है और नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि मेटल एक बार नाइट्रोजन से यूज होता है NCS और एक बार मेटल SCN होता है, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेट और ये है आइसोथायोसाइनेट। तो ये जो मेटल है इसके पास दो डोनेटिंग साइट है, डोनेटिंग साइट 1 ये पहली डोनेटिंग साइट है, ये सल्फर दे सकता है, और एक नाइट्रोजन जो इसके पास लोन पेयर है। तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दोनों ही मेटल के साथ कंबाइन कर सकता है, लेकिन दोनों में से इसकी मर्जी होती है ये किसी एक जगह से अटैच होता है, ये दोनों जगह से अटैच नहीं होगा। रीज़न क्या है, दोनों जगह से अटैच इसलिए नहीं होता क्योंकि पहली चीज़ कि जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है लीनियर है, तो अगर ये दोनों जगह से अटैच होता तो इसको इस तरीके से बेंट होना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से बेंट नहीं हो सकता क्योंकि मॉलिक्यूल लीनियर है, और बेंट होगा तो वो टूट जाएगा मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये जो साइकिल बनती है, 4 मेंबर्ड साइकिल जो बनेगी इज अनस्टेबल। जो ये 4 मेंबर्ड साइकिल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जैसी बनती है वैसी टूट जाती है। तो ऑल्दो अगर SCN दो जगह से बॉन्ड बनाना भी चाहेगा, ठीक है, दो जगह से बॉन्ड बनाना भी चाहेगा तो वो नहीं बना सकता क्योंकि उसको ज्योमेट्री अलाउ नहीं करती है कि वो बना सके। तो उसके पास क्या ऑप्शन रहता है, एक ही जगह से वो बॉन्ड बनाता है, या तो सल्फर से बनाएगा या वो नाइट्रोजन से बनाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। सो ये जो कंपाउंड है, ये जो 4 मेंबर्ड रिंग के साथ जो ये कंपाउंड बनता है, ये बिल्कुल अनस्टेबल है और ये नहीं बनता। लेकिन जैसे ऑक्जेलेट ले लें या कोई और ले लें, तो वो क्या करते हैं, दो जगह से साइमल्टेनियसली कर देते हैं। उनके पास भी दो लोन पेयर हैं, दो साइड्स हैं जहाँ पे वो करेंगे, तो वो आएगा तो वो दो जगह से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल बनी है वो 1 2 3 4 5 मेंबर साइकिल बनी है, एंड 5 मेंबर साइकिल इज एक्सट्रीमली स्टेबल। साइकिल की जगह रिंग लिख लेते हैं, रिंग इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो अगर रिंग स्टेबिलिटी की बात की जाए तो 5 मेंबर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फिर 6 मेंबर्ड एंड देन 7 मेंबर्ड, ठीक है। उसके बाद फिर 8 मेंबर्ड जनरली वो बनती नहीं है। तो 5 6 7 ये तीन ही टाइप की साइकिल्स तुम्हें देखने को मिलेगी, जनरली 5 और 6 मेंबर्ड ही होगी। उसमें से जो 5 मेंबर्ड जो रिंग बनती है वो एक्सट्रीमली स्टेबल होती है और 6 मेंबर्ड रिंग एक्सट्रीमली स्टेबल नहीं होती, कंपैरेटिवली कम स्टेबल होती है। सो ये जो 5 मेंबर्ड साइकिल बनी ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, और इसकी स्टेबिलिटी की वजह से ये नाइट्रोजन है वो दो जगह से बॉन्ड बना सकता है साइमल्टेनियसली। बट इस केस में यहाँ पे जो सल्फर है नाइट्रोजन है ये बना रहे 4 मेंबर्ड, और 4 मेंबर्ड क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो इसलिए जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, दे आर ऑलवेज स्मॉल। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, हमेशा ही छोटे होता है, छोटे होने की वजह से देयर रिंग इज नॉट स्टेबल।
so they prefer to bond from one side at a time. तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि एक ही जगह से वो अटैच करे, ठीक है, और दोनों में से कहीं से भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे SCN लगा तो उसका नाम है थायोसाइनेट, और जब N के साथ लगा तो उसका नाम है आइसोथायोसाइनेट। इसी तरीके से नाइट्रो होता है, तो मेटल है नाइट्रो NO2 अटैच हो सकता है या फिर ONO है। तो नाइट्रो और ONO का दोनों का नाम ही नाइट्रो है। ये भी नाइट्रो है और ये भी नाइट्रो है। इसको हम लोग बोलते हैं O नाइट्रो, क्योंकि ऑक्सीजन से अटैच है तो इसको O नाइट्रो बोलेंगे, और इसको बोलेंगे N नाइट्रो क्योंकि ये नाइट्रोजन से अटैच है। तो O और N करके हम लोग दिखाते हैं कि कहाँ से वो अटैच हो रहा है। है तो दोनों में दो ऑप्शन, मतलब एन और डी का ऑप्शन दो ही है। हम पैन नेट नहीं समझ में नहीं आया तुम्हारा क्वेश्चन। मैंने बोला कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में तो दो ऑक्सीजन और एक ही नाइट्रोजन है। हाँ, एक का नाम एन नाइट्रो, एक का ओ नाइट्रो। तो N नाइट्रो क्यों लिखा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो नाइट्रोजन से बन रहा है, और O नाइट्रो में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन से बन रहा है। दिख रहा है ना तुम्हें, ये NO2 लिखा है और ये ON लिखा है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से बना है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो किससे बनाया है, ऑक्सीजन से। तो इसलिए इसका नाम O नाइट्रो है, इसका नाम N नाइट्रो है। तो ये तो समझ में आ गया। थायोसाइनाइड और थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड में थायो मतलब सल्फर होता है, तो जो बॉन्ड जब सल्फर से बनता है तो उसे थायोसाइनाइड बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन से बनता है तो उसे आइसोथायोसाइनाइड बोलेंगे। तो एम्बिडेंटिटी की बात कर रहे थे, जैसे NO2 SCN, यहाँ पे तुम देख सकते हो नाइट्रो N और नाइट्रो O, यहाँ पे थायोसाइनेट, साइनेटो और आइसोथायोसाइनेट। नाउ वी कम टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में हम लोगों ने कल भी बात करी थी। आई थिंक कि टाइम हो गया तो इसको हम लोग कल ही करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। और इसको प्लीज़ पढ़ लेना जो बुक्स वगैरह मैंने वहाँ से करी हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि तुम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल ही था, बट आई डोंट नो कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। कुछ होगा तो मेरे से पूछ लेना।